गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने 15 अगस्त का जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, इसे मैं त्यौहार ही कहूँगी, क्योंकि एक ऐसा समय जो आपको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करते, उससे बड़ा और महोत्सव हो क्या सकता है, त्यौहार क्या हो सकता है। तो 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और किसी कारणवश मैं बाहर थी तो उपस्थित नहीं हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले हम सरस्वती देवी जी को याद कर लेते हैं और उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, तो हम पढ़ रहे थे वर्ब के बारे में। हमने जाना कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप्स ऑफ वर्ब होती है। उन टाइप्स ऑफ वर्ब करते करते ही हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका एक पोर्शन हमने कर लिया था और अच्छी तरह समझ लिया था। सकर्म कर्म युक्त जो होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसका यूज कैसे होगा, कैसे उसके वाक्य बनेंगे, ये हमने जाना था। इंट्रांजिटिव अकर्म, जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति न हो। लेकिन मैंने कहा था आपको कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक ही वर्ब अलग अलग सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप से काम करती है। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है तो आप वो क्लास देख लेना, उस क्लास में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम आए थे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो उसमें भी हमें दो प्रकार बताए थे, जिसमें से एक प्रकार हेल्पिंग वर्ब को हम लेके चले थे। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने सबसे पहले टू बी की फॉर्म ली थी, जिसमें इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हमने अच्छी तरह से समझ लिया। किन सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में उसका प्रयोग किस प्रकार होगा। वह वर्ब हमेशा थर्ड पर्सन के साथ उपयोग में लाई जाएगी और वह क्रिया के साथ नहीं जुड़ी होगी, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है आएगा लेकिन क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं आएगा। इसका उदाहरण जैसे वह जाता है, तो जाना एक क्रिया है, वर्ब है, उसके साथ ता जुड़ा है, तो वह वाक्य इसमें नहीं आएगा। इसमें कौन सा वाक्य आएगा, वह कुत्ता है। तो कुत्ता है, इसमें भी लास्ट में हम देखते हैं ता है का प्रयोग देखते ही बनता है, लेकिन अगर ता है को छांट ले सिर्फ कू बचता है। कू एक ऐसा शब्द बच जाता है जो अर्थहीन होगा, मीनिंगलेस होगा। तो क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब की उपस्थिति नहीं हो। तो वैसे वाक्य साधारण तौर पे कैसे हम उनको लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उनका यूज कैसे होगा, अगर वही इंटरोगेटिव आ जाता है तो कैसे होगा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है तो कैसे होगा। अब हम देखेंगे टू बी की ही एच फॉर्म कैसे होगी। और एक क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है टू डू, टू हैव और टू बी। तो टू बी हमने कर लिया। आज हम टू हैव की जो फॉर्म है वो करेंगे। तो हैव की हम देखते हैं, मुख्यतः हमें हैव के 3 प्रकार के यूज दिखते हैं। कौन कौन से, हैज, हैव, हैड। अब इनका अर्थ क्या है, यह किस मतलब के लिए यूज होते हैं। इनका अर्थ होता है, इनका यूज होता है पोजेशन के अर्थ में। हम पोजेशन मीन्स अधिकार जमाने हेतु
अधिकार प्रकटीकरण करने में इसका प्रयोग करेंगे। पोजेशन में मान लो हमें जैसे कुछ बताना हो कि मेरे पास, यानी होने अर्थ में, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव ए पेन। अब आई के साथ हैज़ नहीं आया या हैड नहीं आया, वो सारी बातों पे हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हैव का मतलब पास होना। अब बात कर लेते हैं टेंस में इसका प्रयोग कैसे होगा। तो टेंस में इसका प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो सिंपल सिर्फ हैज़, हैव और हैड, का अकेले प्रयोग किया जाए, एक इनके साथ बीन जोड़ दिया जाए, हैज। ये मैं साथ के साथ आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको रिवाइज हो जाए और आप टेंस में और इसमें मिक्स ना होए। हैज बीन, बीन भी बी की ही फॉर्म होती है, बीन बीइंग बीन, ठीक है, बी बीइंग बीन। अब इसका प्रयोग आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको मैं एब्रिविएशन में लिख देती हूँ। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, ठीक है। अब ये जो हैज है वह इनका प्रयोग होता है, मैंने आपको क्या कहा था, एच की 3 फॉर्मूला बताया था, यानी हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगेगी और कौन से टेंस में इसका प्रयोग होगा, तो इसका टेंस में होगा परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस के तीनों काल में, यानी परफेक्ट कोई भी कार्य पूरा होने की तीनों चारों अवस्थाएं और तीनों काल, जैसे वह अब चल रहा है, पूरा हो चुका है तो, बीते हुए समय में पूरा हो चुका है तो, और आने वाले समय में पूरा होगा तो कैसे प्रयोग होगा, परफेक्ट टेंस में। और बीन का जब प्रयोग हो जाएगा तो यह यूज होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो जी देखिए, परफेक्ट टेंस में कैसे होगा। अब क्या है, हैड का प्रयोग होता है पास्ट में, हैव का प्रयोग होता है फ्यूचर में, और प्लस प्लूरल यानी बहुवचन प्रेजेंट में। समझिए आप, हैड का प्रयोग ओनली पास्ट में, हैव का प्रयोग फ्यूचर में, और प्रेजेंट का वाक्य यदि बहुवचन है तो वहाँ हैव का प्रयोग होगा, और हैज का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में एक वचन में, सिंगुलर, ठीक है, एक वचन में। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसका परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाई था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सेम। अब कोई वाक्य बना के देख लेते हैं हम 3। वह खाना खा चुका है, ही, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हैज लग जाएगी, ही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। अब हैव लग जाएगा तो बहुवचन, या आई और वी के साथ, वी तो बहुवचन है ही, आई के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, आई हैव ईटन फूड।
और हैड पास्ट में लगेगा। अच्छा, इसमें एक फ्यूचर का वाक्य और बना लेते हैं। ये तो बन गया प्रेजेंट का। अब फ्यूचर का क्या बन जाएगा? आई सेल और विल का प्रयोग होता है। आई सेल हैव ईटन फूड। अब पास्ट का वाक्य बना लो आप। इसमें देखो एक वचन बहुवचन चाहे कुछ भी हो, उसमें सिर्फ हैड ही होगा, यानी ही हैड स्टोलन मनी, दी मनी। क्या उसने पैसे चुरा लिए थे, चुरा चुका था, वह पैसे चुरा चुका था। ये समझ में आ गया आपको? ये प्रयोग मैं बता रही हूँ आपको टू हैव फॉर्म का टेंसेज में कैसे प्रयोग होता है, ताकि अब आपको ये समझ में आ जाए कि ये हैज हैव चीज़ क्या है, ये क्यों आती है। हम इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आता है बीन का प्रयोग इनके साथ, तो सेम इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिक्स होता तो क्या आ जाता? सिंस। फिर आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और अगर फ्यूचर का बनेगा हैव का लेकर, तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ गए आप? इस तरह से इनका टेंस में प्रयोग हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इन वर्ब्स का साधारण वाक्य, या फिर आप ऐसे कहो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया की मौजूदगी नहीं है, वहाँ इसका प्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको रूल बताया था, पहले दिन भी बताया था कि इनका प्रयोग 3rd पर्सन में होगा। अब पर्सन मैंने आपको अच्छी तरह करवा रखे हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता देती हूँ। 1st पर्सन, 2nd पर्सन और 3rd पर्सन, 3 पर्सन होंगे। 1st पर्सन यानी मैं जो बात कर रहा है, 2nd पर्सन यानी आप सब जिससे बात की जा रही है, और 3rd पर्सन जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भी चीज़ है उसके बारे में बात की जा रही है, वो हो गया 3rd, ठीक है। तो 3rd पर्सन के में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे ही, सी, इट, ठीक है, दे, देम इत्यादि। तो ये सब किस में आ जाएंगे? 3rd पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हैज और हैव और हैड का अर्थ क्या है? तो यह वाक्य क्या है? अधिकार जताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं साधारण वाक्य की। अब नेगेटिव वाक्य में क्या ऐड होता है? नो या नोट। इनकी कंडीशन क्या होती है? इंटेरोगेटिव वाक्य होता है, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट लगता है। और इंटेरोगेटिव और इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब तो आगे आई आएगी प्लस सब्जेक्ट,
प्लस यहाँ नो या नोट वाला प्रयोग भी होगा। और साधारण वाक्य साधारणतः ही हेल्प सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनके सेंटेंस देखेंगे क्या बनेंगे। आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग कितनी तरह से हो सकता है, कहाँ कहाँ हम करते हैं और कैसे कैसे का टेंस में आपको जवाब मिल ही गया। अब हम बात कर रहे हैं साधारण वाक्य में, नकारात्मक पक्ष वाले वाक्य में और प्रश्न सूचक वाक्यों में। प्रश्न सूचक और नकारात्मक दोनों जहाँ पे वाक्य हो वहाँ पे कैसे। तो इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे सेंटेंसेस हम सबसे साधारण सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को लेकर ही हम आगे चलेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ कि सिंगुलर जहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में हैव का प्रयोग होगा। और पास्ट में चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों में ही क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा। और हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस क्या होंगे। ठीक है, अब कुछ वाक्य हम लिखेंगे। मेरे पास 2 पेन हैं। और आज आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आपको जब आप गाय का प्रस्ताव इंग्लिश में याद करते थे तो आपको क्यों रटना पड़ता था आई हैव ए काऊ। या हम बेस्ट फ्रेंड का अगर याद करते थे तो हम क्या कहते थे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, है ना। उस टाइम हमें कुछ समझ में नहीं आता था, आज हमें समझ में आ गया। मैनी हमने प्रोनाउन में पढ़ लिया था, आई क्या होता है वो हमने पर्सन्स में पढ़ा था, वो भी प्रोनाउन का पार्ट है। और हैव वहाँ पे हम क्यों लगाते थे, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती थी कि परफेक्ट में हम हैज हैव के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर लगाते थे और यहाँ सीधा आए हैव मैनी फ्रेंड्स। तो ये बड़ा कौतूहल का विषय था, मेरे लिए तो था और मैं समझती हूँ कि शायद हर उस बच्चे के लिए होगा जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा होगा। तो आज आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वो कंसेप्ट किस चीज़ के बारे में बात कहते था। फिर आप देखो, तुम्हारे पास एक घड़ी है। अब इन वाक्यों में हम हमेशा उलझते थे कि ये चक्कर क्या है, ना तो ये हमारे वाक्य है वो टेंस से सोल्व होते थे, ठीक है, ना हमारे ये वाक्य हमें समझ में आते थे, ठीक है।
अब आप ये देखो कि ये दो सेंटेंस हैं। अब देखते हैं ये साधारण वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें इन हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है। तो जो पास में होने का यानी जो अधिकार होने का, जिस चीज़ पे हमारा अधिकार है उसी चीज़ को तो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारे पास है या यह वस्तु मेरी है। तो उसमें इसका हैज है और हैड का प्रयोग किस तरह से होगा। जैसे मेरा, मेरा मतलब मेरे की इंग्लिश क्या बनेगी, यानी आई, मेरे पास। अब पास हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी मैं, आई हैव, मेरे पास। अब क्या बच गया, दो पेन, यानी दो मतलब टू, आई हैव टू पेन्स, दो हो गए ना। ठीक है, मैं, तुम्हारे पास एक घड़ी है, तुम्हारा मतलब यू। अब यू के पास साथ भी क्या लगेगा, हैव, यू हैव ए वॉच। ठीक है, अब ये तो हो गए हैव वाले वाक्य। अब हैज़ वाले कैसे बनेंगे, तो मेरे की जगह उसके, और यहाँ भी उसके। अब ये सोच लो लड़की की बात कर रहे हैं हम, वो लड़के की, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ हमेशा एस का प्रयोग लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू पेन्स और सी हैज़ ए वॉच। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें कितने प्रकार के वाक्य बना लो आप। मेरे पास 10 बिल्लियाँ हैं, आई हैव 10 कैट्स, 10 बिल्लियों के बच्चे हैं, आई हैव 10 किटन्स, किटन्स होते हैं बिल्ली का बच्चा किटन। ठीक है, कुछ भी और क्या वाक्य बना हुआ, मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस, या मेरा घर सुंदर है तो माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इज MR वाले वाक्य हम कर चुके हैं। तो ये आपका कंसेप्ट मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हेड वाले वाक्य। ये वाक्य सिमिलर मैं इसलिए रखती हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। ज़्यादा वाक्य बनाऊंगी, ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रखूँगी, तो अभी आपका क्या है, माइंड उन चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो उसके पास 2 पेन थे, यानी हम हैड का प्रयोग करना चाह रहे हैं, और हैड का प्रयोग कहाँ होगा, पास्ट में होगा। तब क्या हो जाएगा, ही। अब हेल्पिंग वर्ब हैज थी लेकिन पास्ट में चेंज हो जाएगी हैड। ही हैड 2 पेन्स, ही हैड 2 बोटल्स, ही हैड 2 ईयर्स, ही हैड मैनी रबर्स, ही हैड मैनी बुक्स। कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सी हैड ए वॉच। ठीक है, सी हैड ए अम्ब्रेला। ऑरेंज का देख लेते हैं, तो यहाँ पे एन लग जाएगा, सी हैड एन ऑरेंज। ये ए और एन का भी आपको मैंने बता दिया था प्रयोग, इस विषय पे हम उनके किसी क्लास में बात करेंगे। लेकिन आपने यहाँ देखना है कि यदि वावल आएगा तो आपको यहाँ पे एन का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि कॉन्सोनेंट आएगा, व्यंजन आएगा, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये तो हो गई साधारण वाक्यों में तीनों की बात हम साथ के साथ लेके चल रहे हैं। अब क्या होगा जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देख लिए, अब निगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे जहां पर नहीं की बात की जाएगी। अब सारी चीज़ें सबके पास तो नहीं हो सकती, इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, अब हमने जैसे कहा मेरे पास पेन नहीं है। अब हो सकता है हमारा कोई क्लासमेट हमसे टेस्ट में पूछे कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो हम उसका जवाब दें कि नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। कोई चीज़ नहीं होने के सेंस में हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब उसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस नो या नोट का प्रयोग और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे मेरे पास पेन नहीं है, तो हम उसका वाक्य कैसे बनाएंगे, सेम वही चीज़ है, सिर्फ हमें ये देखना है कि नोट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पेन नहीं है, आई हैव। अब आई और हैव का प्रयोग आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। आई हैव नो पेन। ठीक है। ही हैज़ नो पेन। ठीक है। और पास्ट की हम बात करेंगे तो ही हैड नोट नो पेन। ठीक है, नहीं होने की सेंस में। तो अब आपने इसको अच्छी तरह देख लिया। जैसे आई हैव नो स्कूटर, आई हैव नो कार, है ना। ही हैज़ नो कार, ही हैज़ नो स्कूटर। ठीक है। और उसके बाद आप कैसे कह सकते हो उसको, ही हैड नो स्कूटर। अब इसमें क्वेश्चन वाले वाक्य जैसे आएंगे, क्या आपके पास कार है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। हैव ही ए कार। ये थोड़ा वाक्य आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये बनेगा ऐसे ही। अब जैसे क्या आपके पास कार है, तो हैव यू ए कार। अब अगर ही के प्रयोग में देखें तो हैज़ ही ए कार। अब हैड के प्रयोग में देखें तो हैड ही ए कार, क्वेश्चनवाचक वाक्य। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टू एच की फॉर्म और कैसे कैसे प्रयोग की जाती हैं। थैंक यू।